India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, स्वागत है आपका कोर्ट्स राउंडअप में और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में हम अगले आधे घंटे आपको कोर्ट से जुड़े तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट के कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने भी रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। किसान ट्रैक्टर मार्च हिंसा की जांच के लिए न्यायिक जांच आयोग के गठन की मांग के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर, उपद्रवियों पर आपराधिक कार्रवाई की मांग। सुप्रीम कोर्ट ने कई एफआईआर पर तांडव के निर्माताओं को अंतरिम संरक्षण देने से किया इनकार, कहा आप इस तरह धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं कर सकते। पॉक्सो कानून पर विवादित फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के त्वचा से त्वचा संपर्क वाले फैसले पर लगाई रोक। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की सदस्यों के चुनाव 28 फरवरी तक कराने का दिया निर्देश। इस अवधि के लिए वक्फ विभाग के प्रधान सचिव को किया नियुक्त। India Legal presents Courts Roundup. चलिए खबरों की तरफ करते हैं विस्तार से। 26 जनवरी 2021 को दिल्ली में किसान ट्रैक्टर मार्च के दौरान दिल्ली में हुई हिंसक घटनाओं की जांच के लिए न्यायिक जांच आयोग के गठन की मांग सर्वोच्च न्यायालय से की गई है। याचिका में भारत दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने और हिंसा और राष्ट्रीय ध्वज के कथित अपमान के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों और संगठन या व्यक्ति के खिलाफ दंडात्मक प्रावधानों के तहत कार्रवाई के लिए निर्देश मांगा गया है। याचिका में ये भी कहा गया है, ये भी प्रार्थना की गई है कि तथ्य और सबूतों के को इकट्ठा करने और सबूतों को दर्ज करने के लिए मामले में 3 सदस्यीय जांच आयोग की स्थापना के लिए निर्देश जारी करें। हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, जिसमें एक दोषी को नाबालिग पीड़िता के साथ सीधे शारीरिक संबंध के अभाव में यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण पॉस्को अधिनियम के तहत आरोपों से बरी कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर रोक लगा दी है। 19 जनवरी के अपने फैसले में हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने माना था कि 12 साल की उम्र में बच्चों के साथ गलत व्यवहार धारा 7 के तहत यौन शोषण की परिभाषा में नहीं जाएगा और ऐसे में यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा दायर याचिका में उच्च न्यायालय द्वारा की गई अनुचित टिप्पणी पर सवाल उठाया गया। बताया ये भी गया है कि निर्णय पीड़िता 12 में पीड़िता का नाम दर्ज किया गया है, जो कि भारतीय दंड संहिता की धारा 228A की भावना के खिलाफ है। ये प्रावधान यौन अपराधों के पीड़ितों के नाम के प्रकाशन पर रोक लगाता है। एकल न्यायाधीश ने बालिकाओं की शालीनता के विषय में कई टिप्पणियां की थी, जो न केवल अपमानजनक और मानहानि की है बल्कि लागू कानूनों की भी अवहेलना मानी जाती है। इन आधारों पर याचिकाकर्ता एसोसिएशन ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ लीव टू अपील की मांग की गई है और ऐसे में अंतरिम राहत के रूप में फैसले पर रोक के लिए भी प्रार्थना की गई है। बता दें आपको कि बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया था, जिससे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR ने महाराष्ट्र सरकार को फैसले को चुनौती देने का आग्रह किया। वेब सीरीज तांडव पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। विभिन्न राज्यों में इस वेब सीरीज के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए एफआईआर दर्ज हुई है। बुधवार को मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म के कलाकारों को एफआईआर से राहत देने या अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि संविधान में दी गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं है।
वेब सीरीज तांडव के मेकर्स और एक्टर ज़ीशान अयूब की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस याचिका में वेब सीरीज के खिलाफ देश भर में दर्ज FIR निरस्त करने की मांग की गई है। वेब सीरीज तांडव के निर्माताओं को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि इस राहत के लिए वे हाई कोर्ट जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि आप हाई कोर्ट का रुख क्यों नहीं करते। इस पर याचिकाकर्ता की ओर से फली नरीमन और मुकुल रोहतगी पेश हुए। उन्होंने दलील दी कि जिस सीन पर आपत्ति थी वो हटा दिया गया है और माफी मांग ली गई है। वहीं वेब सीरीज तांडव के निर्माता, लेखक और अभिनेता के खिलाफ देश भर में दर्ज मामलों को आपस में जोड़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। कोर्ट में दलील दी गई कि 6 राज्यों में 7 FIR दर्ज हुई है और अन्य राज्यों में भी नई FIR दर्ज हो रही है। इस मामले में पक्षकार मुंबई में रहते हैं। कैसे वो अलग अलग राज्यों के हाई कोर्ट का रुख करें। वेब सीरीज तांडव को लेकर विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। देश के कई राज्यों में फिल्म का विरोध हो रहा है। वहीं देश भर में निर्माताओं के खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई जा रही है। इन विरोध और विवादों के बीच अमेजन प्राइम इंडिया के प्रमुख अपर्णा पुरोहित, निर्माता हिमांशु कृष्ण मेहरा, सीरीज के लेखक गौरव सोलंकी और एक्टर ज़ीशान अयूब ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। वेब सीरीज के निर्माताओं ने अग्रिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। वेब सीरीज तांडव के निर्माता और अभिनेता ज़ीशान अयूब की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिका में वेब सीरीज के खिलाफ देश भर में दर्ज FIR निरस्त करने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्माताओं को अग्रिम जमानत और FIR को रद्द करने से इनकार करते हुए कहा कि इस राहत के लिए उन्हें उच्च न्यायालय जाना होगा। इस मामले पर वही फैसला होगा। वहीं वेब सीरीज तांडव के निर्माता, लेखक और अभिनेता के खिलाफ देश भर में दर्ज मामलों को लेकर आपस में जोड़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। सुनवाई के दौरान अभिनेता ज़ीशान अयूब ने कहा, मैं अभिनेता हूं, मुझे भूमिका निभाने के लिए संपर्क किया गया था। इस पर अदालत ने कहा कि आप अभिनेता हैं, लेकिन आप कोई ऐसा किरदार नहीं निभा सकते जिससे दूसरों की भावनाएं आहत होती हो। सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि अनुच्छेद 19A के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट आया जा सकता है। यह तय कानूनी स्थिति है। मामले पर देश भर में हुई FIR को मुंबई ट्रांसफर कर दिया जाए। इस देश में लोगों की भावना तो बात बात पर आहत होती है। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में इस साल होने वाले चुनावों में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए केंद्र, पश्चिम बंगाल सरकार और आपको बता दें कि चुनाव आयोग के निर्देशों की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस R सुभाष रेड्डी की खंडपीठ ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। दरअसल याचिकाकर्ता को कानून के तहत उपलब्ध अन्य उपचार लेने का निर्देश दिया गया। न्यायमूर्ति भूषण ने याचिकाकर्ता को आगे कहा कि यह अनुच्छेद 32 की याचिका है। तत्काल मामले में याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया गया था और न ही वह पश्चिम बंगाल की थी। और ऐसे में अधिवक्ता पुनीत कौर ढांडा की ओर से दायर एडवोकेट विनीत ढांडा की याचिका में भारतीय निर्वाचन आयोग को निर्देश जारी करने की मांग की गई है और वे पश्चिम बंगाल राज्य में फर्जी मतदाताओं के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इसके साथ ही चुनाव आयोग को भी निर्देश दे दिए गए हैं कि वह मतदाता सूची से फर्जी मतदाताओं को हटाने के लिए उचित कार्रवाई करें। आगे कहा गया है कि हिंदुओं को वोट देने की अनुमति नहीं दी गई और फर्जी मतदाताओं द्वारा उनकी ओर से वोट डाले गए थे। दलील में विपक्षी पार्टियों के नेताओं के साथ साथ कार्यकर्ताओं की भी हत्या का संदर्भ दिया गया और अनुरोध किया गया कि विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं की मौत के मामले की विस्तृत जांच करने के लिए CBI को निर्देश जारी किए गए। तो CBI को निर्देश जारी किए जाए, इस तरह की बात कही गई। पूर्व IPS अधिकारी संजीव भट्ट को फिलहाल राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने भट्ट की उम्र कैद की सजा को निलंबित करने की याचिका को 6 हफ्ते के लिए टाल दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस याचिका पर सुनवाई भट्ट की उस पुनर्विचार याचिका के फैसले के बाद होगी जिसमें उन्होंने 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल किया था और इस फैसले में अदालत ने ट्रायल को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए थे। दरअसल भट्ट के वकील कपिल सिब्बल ने सुझाव
दिया कि अदालत के लिए पहले जून 2019 के आदेश के खिलाफ लंबित पुनर्विचार याचिका पर विचार करना बेहतर है, जिसने ट्रायल में अतिरिक्त गवाहों की जांच के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी की याचिका को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट द्वारा 1990 में हिरासत में मौत के केस में उनकी सजा को निलंबित करने के लिए दायर याचिका पर आदेश दिया है। संजीव भट्ट को जामनगर में सत्र न्यायालय द्वारा जून 2019 में नवंबर 1990 में जाम जोधपुर निवासी प्रभुदास वैष्णवानी की हिरासत में मौत के लिए आजीवन कारावास से गुजरने का निर्देश दिया गया था। 2011 से 2002 के दंगों में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाने वाले अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था और वर्तमान में वे पालनपुर जेल में बंद है। सुप्रीम कोर्ट ने दायर याचिका में उनकी सजा निलंबित करने के गुजरात हाई कोर्ट के इनकार वाली याचिका को आपको बता दें कि हाई कोर्ट के इनकार को चुनौती भी दी थी। दरअसल अक्टूबर 2019 में गुजरात उच्च न्यायालय ने उनकी सजा को निलंबित करने से इनकार भी कर दिया था और कहा था कि उन्होंने अदालत का कम सम्मान किया है और जानबूझकर अदालतों को गुमराह करने की कोशिश की थी। सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि म्यूटेशन प्रविष्टियां खुद को टाइटल प्रदान नहीं करती हैं और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ आपको बता दें कि बृहत बेंगलोर महानगर पालिका द्वारा दायर अपील का निस्तारण करते हुए कहा है कि जिसमें कुछ पक्षों के नाम पर एक संपत्ति को लेकर जिस तरह से इस संपत्ति के संबंध में एक टाइटल वाद लंबित है और इसलिए उच्च न्यायालय को म्यूटेशन के लिए एक निर्देश जारी नहीं करना चाहिए। न्यायालय ने कहा है कि उच्च न्यायालय के फैसले में एक स्पष्टीकरण है और म्यूटेशन के लिए दिशा निर्देश कर्नाटक नगर निगम अधिनियम 1956 के तहत उपलब्ध किसी भी अन्य उपाय की खोज के अधीन होगा और ये कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करके अपने टाइटल को स्थापित करने के लिए बृहत बेंगलोर महानगर पालिका के लिए खुला है और ऐसे में यह अच्छी तरह से तय किया गया कि म्यूटेशन प्रविष्टियां स्वयं को टाइटल प्रदान नहीं करती है, जो कि एक घोषणात्मक सूट में स्वतंत्र रूप से स्थापित होना है। पीठ में जिसमें जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस संजीव खन्ना भी शामिल है ने कहा है कि अदालत ने निगम को ये कहते हुए अंतरिम राहत देने से भी इनकार कर दिया कि सक्षम सिविल कोर्ट के सक्षम ये संबोधित करना चाहिए जहां कार्रवाई लंबित है। सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसले ऐसे हैं सुप्रीम कोर्ट के जो मानते हैं कि राजस्व रिकॉर्ड में किसी भी भूमि का म्यूटेशन ऐसी भूमि पर टाइटल नहीं बनाता है और ना ही इसे समाप्त करता है और ना ही टाइटल पर इसका कोई अनुमान है। ये केवल उस व्यक्ति को सक्षम बनाता है जिसके पक्ष में म्यूटेशन के कारण भूमि राजस्व का भुगतान करने का आदेश दिया जाता है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और विधायक विजेंद्र गुप्ता को सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम राहत मिल गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की ओर से दर्ज मानहानि केस की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने बीजेपी नेताओं की ओर से केस रद्द करने की मांग पर नोटिस जारी किया है। दोनों नेताओं ने दिल्ली में स्कूल भवनों के निर्माण में सिसोदिया पर घपले का आरोप लगाया था। इसके बाद सिसोदिया की ओर से मानहानि का केस दर्ज किया गया था। मनोज सिसोदिया की याचिका में कहा गया था कि मनोज तिवारी समेत 6 भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों की कक्षाओं के निर्माण में भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाए हैं, जिससे दिल्ली सरकार की छवि खराब हुई है। मनीष सिसोदिया ने यह भी आरोप लगाया था कि मनोज तिवारी और विजेंद्र गुप्ता समेत इन भाजपा के नेताओं ने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया में भी झूठ फैलाया है, झूठे आरोप लगाए हैं और हमारी छवि को खराब करने की कोशिश की है। याचिका के मुताबिक आपको बता दें कि इन भाजपा नेताओं ने जो भी आरोप लगाया था वो दिल्ली के सरकारी स्कूलों के कक्षाओं के निर्माण में 2000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था, जबकि इसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के इंदौर खंडपीठ ने कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की जमानत याचिका पर सोमवार को आदेश सुरक्षित रख लिया है। फारूकी पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने के एक मामले में इंदौर पुलिस ने 2 जनवरी को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि आप अन्य लोगों की धार्मिक भावनाओं का अनुचित लाभ क्यों उठाते हैं? आपकी मानसिकता में क्या गलत है? आप अपने व्यवसाय के उद्देश्य के लिए ये कैसे कर सकते हैं? पीठ ने फारूकी के लिए उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा से पूछा यदि वे जमानत आवेदन वापस लेना चाहते हैं। तनखा ने कहा कि उसने इस मामले में कोई अपराध नहीं किया है और उसे जमानत दी जानी चाहिए। जमानत याचिका का विरोध करने वाले कुछ हस्तक्षेपकर्ताओं ने पीठ को बताया कि शो के दौरान कॉमेडियन द्वारा हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अत्यधिक आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। आरोपी मुनव्वर फारूकी ने पिछले कई वीडियो पोस्ट किए हैं जो कि 18 महीने पहले उनके द्वारा सोशल मीडिया पर प्रसारित किए गए थे। ये टिप्पणी 18 महीने पहले की गई थी। उन्होंने 3 अलग-अलग मौकों पर इस टिप्पणी को दोहराया था। इसके चलते दूसरे कॉमेडियन भी हिंदू देवी देवताओं के प्रति इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं। ये 70% कॉमेडियन के साथ हो रहा है। वकील ने प्रस्तुत किया कि जब पीठ ने पूछा कि क्या अन्य वकील जमानत याचिका का विरोध कर रहे हैं, तो एक अन्य वकील ने आरोप लगाया कि फारूकी ने भगवान राम और सीता के खिलाफ अन्य आपत्तिजनक बयान दिए। न्यायमूर्ति रोहित आर्य ने कहा कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। मैं योग्यता के आधार पर आदेश सुरक्षित रखूंगा। जज ने अन्य काउंसिल के ऐसे जमानत याचिका पर आपत्ति जताते हुए संबंधित दस्तावेज और समर्थित सबूत दाखिल करने को कहा है। पिछले हफ्ते हाईकोर्ट ने इस मामले में जमानत की सुनवाई स्थगित कर दी थी क्योंकि पुलिस केस डायरी का उत्पादन नहीं कर सकी थी। इससे पहले 5 जनवरी को इंदौर के एक सत्र न्यायालय ने कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नाम की पक्षी एक विलुप्त होती प्रजाति है। इसे बचाने के मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। पक्षी को बचाने के लिए गठित समिति पर कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि ये विशेषज्ञों की समिति नहीं है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को समिति को पुनर्गठित करने का आदेश दिया है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि कर्नाटक राज्य सरकार को राज्य में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के विकास और उत्थान के लिए गठित सलाहकार समिति का पुनर्गठन करना होगा। मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और न्यायमूर्ति सचिन शंकर मखदूम की खंडपीठ ने 15 जनवरी को आयोजित बैठक से नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि बैठक से पता चलता है कि समिति ने सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्थोनोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में दिए गए सुझाव के क्रियान्वयन के लिए कोई कदम उठाने की सहमति नहीं जताई है। बैठक से पता चलता है कि समिति ने इस मुद्दे पर ध्यान देने की जगह दूसरे विभिन्न मुद्दों पर ध्यान दिया है। कोर्ट ने कहा समिति का पुनर्गठन किया जाए। यह समिति कुछ भी नहीं कर रही है। ये विशेषज्ञों की समिति नहीं है। विशेषज्ञों की समिति को संरक्षण के कदमों के बारे में ठोस सुझाव देने होंगे। बैठक में हुई चर्चा का उल्लेख करते हुए अदालत ने कहा समय को देखते हुए पता चला है कि वे शायद ही क्षेत्र में विशेषज्ञों के रूप में काम कर रहे हैं। जिसे ये कार्य सौंपा गया है वो किसी अन्य समिति का है जो विशेषज्ञ नहीं है। कोर्ट ने संस्थान द्वारा प्रस्तुत प्रगति रिपोर्ट का उल्लेख किया जिसमें कहा गया कि अध्ययन क्षेत्रों में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आबादी की निगरानी, जनसंख्या संरचना, आवास के उपयोग और आबादी के लिए खतरे का आकलन करने के लिए महत्वपूर्ण है। 17 जून 2020 के आदेश द्वारा राज्य सरकार ने सलाहकार समिति का गठन किया। समिति में उप वन संरक्षक बलारी इसके अध्यक्ष के रूप में शामिल हुए। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने समिति की विशेषज्ञता पर संदेह किया था। पीठ ने अपने आदेश में राज्य सरकार को शपथ पर स्पष्ट रुख बनाने को कहा। साथ ही ये पूछा कि क्या राज्य सरकार समिति द्वारा की गई सिफारिश को लागू करना चाहती है। अब मामले की अगली सुनवाई 2 फरवरी को होगी। ये निर्देश संवादी के एडवोकेट संतोष मार्टिन द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान किया गया। याचिका में उत्तरदाताओं के गैर कानूनी कार्य के बारे में बताया गया। इसमें बताया गया कि नागरिक कार्य जैसे वॉच टावर और अवैध शिकार विरोधी शिविरों का निर्माण प्रजातियों को विलुप्त होने के कगार पर ढकेल दिया गया है, जो वाइल्ड लाइफ संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन है। कर्नाटक में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की 8 से भी कम जीवित प्रजातियां बची हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट। इलाहाबाद उच्च न्यायालय यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सदस्यों के चुनाव 28 फरवरी तक कराने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसी अवधि तक बोर्ड के प्रशासक के रूप में यूपी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण और वक्फ विभाग के प्रधान सचिव को नियुक्त किया गया। यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का कार्यकाल 1 अप्रैल 2020 को समाप्त होना था, लेकिन इसका कार्यकाल बढ़ता ही गया। दरअसल इस बाबत कोर्ट ने कहा कि लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित निकाय के लिए चुनाव कराना एक अनिवार्य शर्त है। और चलते चलते एक नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। नमस्कार। इलाहाबाद उच्च न्यायालय यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सदस्य के चुनाव 28 फरवरी तक कराने के लिए निर्देश जारी करते हुए कहा है कि लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित निकाय के चुनाव त्रिक मूल्य को लागू करने की अनिवार्य शर्त है और संस्थान इसी के मुताबिक काम करते हैं। चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस एस शमशेरी की पीठ ने इस अवधि तक बोर्ड के प्रशासक के रूप में यूपी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण और वक्फ विभाग के प्रधान सचिव को नियुक्त किया। कोर्ट ने आदेश दिया, उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण और वक्फ विभाग के प्रधान सचिव को सुन्नी सेंट्रल बोर्ड के प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है ताकि वे बोर्ड के रोजमर्रा के मामलों का प्रबंधन कर सके। हालांकि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड से संबंधित कोई भी नीतिगत निर्णय लेने के वे पात्र नहीं होंगे। प्रशासक 28 फरवरी 2021 को चुनाव कराने और निर्वाचित बोर्ड को प्रभार देना भी सुनिश्चित करेंगे। 1 जुलाई 2020 और 30 सितंबर 2020 को सरकार के आदेशों के खिलाफ 2 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए आदेश पारित किया गया, जिसमें बोर्ड के कार्यकाल को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया था। यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का कार्यकाल 1 अप्रैल 2020 को समाप्त होना था। कोविड-19 महामारी का हवाला देते हुए सरकार ने 1 जुलाई 2020 को बोर्ड का कार्यकाल 6 महीने तक के लिए बढ़ा दिया। इसके बाद 30 सितंबर 2020 को कार्यकाल एक बार फिर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। डिवीजन बेंच ने पाया कि क्योंकि बोर्ड का कार्यकाल अप्रैल 2020 में समाप्त होना था, इसलिए सरकार को फरवरी 2020 में चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए पर्याप्त सतर्कता बरतनी चाहिए थी। ये माना गया कि 1 अक्टूबर 2020 के बाद चुनाव न कराने और वक्फ बोर्ड के कार्यकाल के विस्तार के पीछे सरकार के पास कोई कारण उपलब्ध नहीं था। कोर्ट ने कहा, लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित निकाय के लिए चुनाव लोकतांत्रिक मूल्य को लागू करने के लिए अनिवार्य शर्त है और इसी के तहत संस्थान काम करते हैं। इस प्रकार कामकाज में किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार के निकाय का चुनाव केवल आकस्मिक और असाधारण परिस्थितियों में ही स्थगित किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि इस पृष्ठभूमि में प्रशासक को चुनाव कराने के दिशा निर्देश के साथ नियुक्त किया जाता है, जो सुनिश्चित करेगा कि नया निर्वाचित बोर्ड 28 फरवरी तक कार्यभार संभाले। ब्यूरो रिपोर्ट। India Legal presents Courts Roundup.